ये लड़का एक डंजन क्लियर कर रहा है अपने रेयर एक्स रैंक समन्स का इस्तेमाल करके। ये एस रैंक समन से भी कहीं ज्यादा अच्छा है जिनके बारे में सब सपने देखते हैं। और अब वह बॉस के सामने है, एक बहुत बड़ा स्लाइम। लेकिन सच कहूं तो ये कोई चैलेंज भी नहीं है। फेरी के उसे ताकत देने से, उसका गोरिल्ला समन असल में पूरी ताकत से, और स्लाइम को एक ही पंच से तोड़ देता है। फिर वह बस चलता रहता है, एक न रुकने वाला हमला जब तक कुछ नहीं बचता। इस दौरान जिन्वू बस पीछे आराम कर रहा है, मुश्किल से एक उंगली भी उठाए बिना। आखिर में वह पूरा डंजन क्लियर कर देता है 5 और आधे मिनट में। पहले उसे लगता है कि यह थोड़ा धीमा है, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है। उसने अभी अभी साउथ कोरिया के लिए सबसे पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, और वह कोशिश भी नहीं कर रहा था। खबर तुरंत फैल जाती है, समनर्स एसोसिएशन में सबको हैरान करते हुए। कोई बिल्कुल अनजान आदमी ने अभी अभी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है बिना किसी। तो ये लड़का कौन है? तो जिन्वू पहले नंबर 1 था, एक समनिंग गेम में रैंकर। और जिस पल उसने उसे क्लियर किया, गेम असलियत बन गया। मॉन्स्टर्स सड़कों पर आने लगे, और जब बाकी सब घबरा गए, जिन्वू अकेला था जो जानता था कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, उसकी किस्मत खराब थी। उसी पल ट्रक्कुन ने वही किया जो वह हमेशा करता है। उसे टक्कर मारी और उसे 3 साल के लिए कोमा में डाल दिया। जब वह आखिरकार जागता है, सब कुछ बदल गया है। उसके माँ बाप के पास भी अब समन्स हैं, और खबरों में लोग डंजन्स क्लियर कर रहे हैं जैसे ये आम बात हो। और तब एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है उससे पूछते हुए कि क्या वह ट्यूटोरियल शुरू करने के लिए तैयार है। अपने 3 साल लंबे कोमा से जागने के तुरंत बाद हमारे लड़के ने घर पर अपनी जिंदगी एक अलग मोड के साथ शुरू की। उसने हर वह चीज समझी जो वह समझ सकता था नई दुनिया के बारे में, जो वीडियो गेम के साथ मिल गई थी। जैसे अब ड्यूअल्स और रेड्स हर जगह थे, डंजन्स को पार करना पड़ता था, और आखिर में टावर ऑफ ट्रायल्स अब असलियत बन गया था। डिजिटल गेम का पूरा कॉन्सेप्ट असलियत में बदल गया था। इस अजीब मिलने वाली घटना के 3 साल बाद इंसानियत ने बदली हुई दुनिया के साथ ढलना और रहना सीख लिया था। फिर भी हमारा लड़का अगले लेवल के कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि वह जानता है कि उनमें से कोई भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। लड़ने के लिए तैयार, वह इन्वेंटरी स्क्रीन खोलता है, ट्यूटोरियल शुरू करने के लिए अपने पहले टेस्ट में हिस्सा लेते हुए। कुछ देर बाद जिन्वू एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंचता है जहां वह आराम से ट्यूटोरियल कर सकता है। वैसे इनाम सिर्फ 2 मामूली समनिंग स्क्रोल्स हैं, लेकिन वह भी हमारे लड़के को खास लगते हैं क्योंकि वह आखिरकार असली हैं। हमारा लड़का दुआ कर रहा है कि उनसे कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि यह मजेदार होगा अगर जिन्वू जैसा गेम का मास्टर एक बेकार समन के साथ खत्म हो। गाचा गॉड्स को इस गेम में अच्छा टाइम नहीं मिला, क्योंकि बैटल ऑफ समन्स अपने खराब ड्रॉप रेट्स के लिए बदनाम था। एक कम रैंकिंग वाला स्क्रोल ज्यादा से ज्यादा डी रैंक देता था, लेकिन ज्यादातर इनाम एफ रैंक के रूप में मिलता था। ज्यादा लेवल के स्क्रोल्स में एस तक की हाई रैंकिंग्स होती हैं, लेकिन इसके लिए छोटा डी ही सबसे अच्छा है जो जिन्वू को मिल सकता है, और मेरा मतलब उसके पैकेज से बिल्कुल नहीं है। जिन्वू कुछ अच्छा मिलने की दुआ कर रहा है। वह ई रैंक से भी खुश हो जाएगा अगर बात वहां तक आती है। भाई को बस कुछ काम का चाहिए, और इन उम्मीदों के साथ हमारा लड़का समनिंग स्क्रोल को फाड़ देता है। स्क्रोल के असर को चालू करते हुए उसकी प्रतिक्रिया से लगता है कि जिन्वू बहुत उत्सुक है, क्योंकि वह देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि असली मैनिफेस्टेशन या समन सामने से कैसा दिखता है। तुरंत नीली बिजली जोर से नीचे गिरती है, उसे बुरी तरह से डराते हुए। जिन्वू पूरे हैरान होकर देखता है जमीन पर पड़े फटे हुए स्क्रोल को। सिस्टम हमारे लड़के को बुलाता है और हैरान होकर उसके एक्स रैंक विंड फेरी को समन करने की तस्दीक करता है। दूसरे शब्दों में, एक आम कमजोर एक्स रैंक समन करके हैरान। जिन्वू पूछता है कि क्या यह पहले तो होना भी चाहिए था। विंड फेरी उसे हैरानी से देखती है। अपने खुद के समन होने पर हैरान होने से पहले वह बहुत खुश और भावुक है इस बात पर कि किसी ने उसे बहुत लंबे टाइम के बाद समन कर लिया। जिन्वू परेशान लगता है क्योंकि समन्स को वापस बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह उससे पूछने का फैसला करता है कि क्या वह रंबा है। ये सवाल उसे परेशान करता है और वह जल्दी से मना कर देती है, ये बोलते हुए कि वह सिर्फ एक विंड फेरी है। उड़ने वाली छोटी सी जानवर धीरे धीरे याद करती है कि उसे जिनुगोड ही कहता था, और उसी पल लड़की को एक एहसास होता है। उसका चेहरा खुशी से फूल जाता है इस बात को समझकर कि ये सच में उसका प्यारा जिनुगोड है। अपनी आंसू भरी आंखों से वह उसके चेहरे को गले लगा लेती है, ये रोते हुए कि उसने उसे कितना याद किया। उसके चेहरे को गले लगाते हुए हमारा लड़का समझने लगता है कि एक्स रैंक समन पहले तो क्यों हुआ। देखो, गेम में एक बार जब आप विंड फेरी की छुपी हुई ताकतों का इस्तेमाल करते हो तो उसे बदलना मुमकिन है एक अच्छी सपोर्ट समन में जो अटैक स्पीड बढ़ाती है। उन्होंने पहले ही बहुत टाइम साथ बिताया था उसके शुरुआती दिनों में, इतना कि उसने उसे रामबा नाम दे दिया था। उसी टाइम भाई को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये बग गेम के अभी वाले वर्जन में मौजूद है, क्योंकि बैटल ऑफ समन्स के पहले साल में ही इसे ठीक कर दिया गया था। जिन्वू ऑफिशियल स्टेटमेंट देखता है, याद करते हुए कि कैसे इस गलती को ठीक किया गया था। उसे अपनी प्रतिक्रिया भी याद है, क्योंकि उसने विंड फेरी पर जितना भी खर्च किया था उसके बावजूद उन्होंने उसे डिलीट कर दिया था। उसका डेटा चेक करते हुए हमारे लड़के को पता चलता है कि विंड फेरी का असल में कोई क्वारंटीन स्टेटस है जो उसे भी ठीक से समझ नहीं आता।
विंड फेरी दिल खोलकर रोती है, बताते हुए कि वह कैसे एक पिंजरे में फंसी हुई थी और गायब होने के बाद से उससे निकल नहीं पाई। वह उससे मिन्नत करती है कि उसे फिर से न छोड़ दे, लेकिन हमारा लड़का उसे पीछे धकेलता है क्योंकि वह एक गेम थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले जिन्वू पूछता है कि उसके क्वारंटीन स्टेटस की वजह क्या है। ये सवाल उसे चौंका देता है और भले ही वह वजह याद करने की कोशिश करती है, उसे अचानक सर दर्द होने लगता है, जैसे वह याद नहीं कर सकती। लड़की अपना प्यारा सा नाटक करती है, ऐसे दिखाती है जैसे किसी बाहरी ताकत ने उसकी यादों पर कोई रोक लगाने वाली मोहर लगा दी हो। लेकिन हमारा लड़का बेपरवाह है और सीधा उसे बोलता है कि वह बस वही बताए जो उसे याद है। रामबा बताती है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यह सच है कि उसे अलग रखा गया था और कोई भी आम प्लेयर उसे समन नहीं कर सकता था। दिलचस्प बात यह है कि जिन्वू को महसूस होता है कि और भी समन्स थे जिन्हें क्वारंटीन किया गया था। रामबा इस बात की तस्दीक करती है, लेकिन उन्हें खुद नहीं जानती क्योंकि उन सबको अलग अलग जगहों पर रखा गया था। उसे शक है कि कम से कम 10 एंटिटीज इस पूरे क्वारंटीन का हिस्सा हैं, जिससे जिन्वू के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसकी सोच एक डरावने नतीजे पर पहुंचती है। गेम में अपने टाइम के दौरान उसके 10 समन्स को बग्स बताया गया था और उसकी देखभाल में डिलीट कर दिया गया था। और अगर इसका मतलब है कि उन सबको एक्स रैंक की नई क्लासिफिकेशन मिली है तो उन्हें भी समन किया जा सकता है। रामबा बस खुश है कि वह उस तक पहुंच पाई समनिंग स्क्रोल के जरिए, जबकि जिन्वू सोचता है कि शायद एक्स समन सिर्फ उसके स्क्रोल्स पर ही काम करते हैं। इसका मतलब है कि भाई पूरे प्लेनेट पर अकेला आदमी है जो एक्स रैंक्स को आराम से निकाल सकता है। उसे शक है कि शायद यह एक छुपा हुआ इनाम है जो उसे मिला है अपनी आखिरी रन में 100वें फ्लोर को जीतने के बाद। एक और स्क्रोल खोलते हुए अपनी थ्योरी को पक्का करने के लिए वह चेक करता है कि क्या हर ड्रॉप का मतलब पक्का एक्स रैंक है। अगला समन हैरी गोरिल्ला के रूप में आता है और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने इस गेम में आम रेडिटर को कैसे डाल दिया। बदकिस्मती से भाई की थ्योरी गलत निकली क्योंकि ये चीज एक बेकार एफ रैंक है, जिसका मतलब है कि एक्स रैंक अभी भी आरएनजी जीसस पे निर्भर करता है। फिर भी जिन्वू की स्ट्रेटेजी पहले जैसी ही है, उसे बस बहुत सारे समनिंग स्क्रोल्स जमा करने हैं अपने नाम पर और एक्स रैंक्स पाने के लिए, क्योंकि अगर वह उन 10 को वापस पा लेता है तो हमारा लड़का और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा जब वह अपने सबसे अच्छी हालत में था उससे भी ज्यादा। रामबा से बात करते हुए जिन्वू उसे बोलता है कि पहले तो उसे जिनुगोड कहना बंद करे क्योंकि ये बेकार है, लेकिन ज्यादा जरूरी वजह यह है कि उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है और इससे उसे बिना वजह की अटेंशन मिलेगी। अभी उसके पास बहुत कम जानकारी है और वह इससे संभालने के लिए इतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस पल कोई उसे एक्स रैंक्स निकालते हुए पकड़ेगा सब उस पर निशाना लगाना शुरू कर देंगे जैसे उसके सर पर इनाम हो। अचानक जिन्वू एक अजीब सी आवाज से चौंक जाता है और यह अटैक ऑन टाइटन जैसा नहीं है। उसके दोनों मॉन्स्टर्स बहुत घबरा रहे हैं, जबकि सिस्टम उसे अगले स्टेज पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। उसका पहला काम है एक छोटे डंजन के रूप में, जो एक आसान सा शुरुआती लेवल का टेस्ट है, उसे शुरू करने के लिए। जिन्वू इस बात को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था। हमारे लड़के ने गेम में हजारों डंजन्स क्लियर किए होंगे जैसे कोई बेकार आदमी, लेकिन असली दुनिया अलग है। यह बिल्कुल अलग बात है। खुद को संभालते हुए जिन्वू मानता है कि वह डर रहा है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसे सीधे लड़ना नहीं पड़ेगा और यह सिर्फ एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। इस भरोसे के साथ वह डंजन को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि सिस्टम उसे जल्दी से एंट्रेंस की तरफ जाने के लिए बोलता है। डंजन के अंदर पहुंचकर जिन्वू थोड़ा हैरान है। माहौल उसकी सोच से थोड़ा ज्यादा डरावना है, जबकि डंजन उसके अंदर आने की तस्दीकत करता है, जिसका मतलब है कि अब यह शुरू होने वाला है। ट्यूटोरियल के हिसाब से उसे रास्ता दिखाते हुए सिस्टम बताता है कि डंजन की लड़ाई टीम समन्स से बनती है, जिसमें हर टीम में ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। क्योंकि उसके पास 2 समन्स हैं, विंड फेरी और हैरी गोरिल्ला, सिस्टम उसे बोलता है कि वह उन्हें अपने स्लॉट्स में डाले। जिन्वू सोचता है कि डंजन क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका हर बार 5 समन्स के साथ आना है। 2 के साथ आना खतरनाक लगता है, लेकिन तब भी डंजन क्लियर करना नामुमकिन नहीं है। आखिर हमारे लड़के को पहले ही हजारों बार ऐसी लड़ाइयों का अनुभव है जहां ताकत बराबर नहीं थी, क्योंकि वह वॉक थ्रू की हर बात जानता है। जिन्वू हाँ दबाता है और अपने समन्स को अपने स्लॉट्स में डाल देता है। दोनों मॉन्स्टर्स को लगा दिया गया है और अब सामने वाले मॉन्स्टर्स को देखने का टाइम है जिनसे उसे लड़ना है। एक जानवर की गुर्राहट तुरंत हमारे लड़के को बेचैन कर देती है। सामने वाला असल में एक ग्रे वुल्फ है और काम सिर्फ उस जानवर को हराकर बचना है। पहले जिन्वू मॉन्स्टर का एफ क्लास देखता है, अगले ही पल उसके चारों तरफ तुरंत एक शील्ड बन जाती है, प्लेयर को हनीकोम जैसी बनावट में बचाते हुए। यह वर्चुअल गेम में भी ऐसे ही होता था, लेकिन असली दुनिया में दांव बहुत बड़े हैं। डरावनी बात यह है, उसका शील्ड टूटने के बाद हमला होना तुरंत मौत का मतलब है। कोई दोबारा मौका नहीं या वापस आना नहीं, वह सीधा शैडो रेल्म में चला जाएगा। उसके सामने वह बदसूरत वुल्फ जो गुस्से में है और एफ रैंक का होते हुए भी चीजें आसान नहीं कर रहा है। पहले जिन्वू हैरी लड़के को यहाँ रॉकेट की तरह भेजता है, लेकिन वह बेवकूफ जानवर हमला भी नहीं करता और अजीब तरीके से गुर्राने लगता है। वह इतना धीमा है कि ग्रे वुल्फ को भी हमले का इंतजार करना पड़ता है। शर्मिंदगी से यह आदमी फेरी को हुक्म देता है कि वह बीच में आए और अपना काम करे।
रामबा को विंड प्रेशर नाम की स्किल के लिए जाना जाता है, जो समन की हमला करने की स्पीड बढ़ाती है। ये सपोर्ट बफ अब सुपर साइयन ब्लू गोरिल्ला पर लागू हो गया है, जिससे वह कुछ कमाल की चीजें कर सकता है। वह चीज आगे बढ़ती है और ज्यादा गुस्से के साथ। जिनवू इस असर से खुश था। जहां तक ग्रे वुल्फ की बात है, वह भी लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है। हमारे लड़के को जो बात परेशान कर रही है वह इस वुल्फ का इतना बड़ा साइज है, क्योंकि इसे इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इस वक्त जिनवू सच में पक्का नहीं है कि उसका गोरिल्ला जीतेगा या नहीं, क्योंकि उसके अनुभव के हिसाब से कुछ भी अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार यह असली दुनिया है। मिडजेट कॉन्ग और मिडजिला की टक्कर बस कुछ ही पल दूर है। जब तक पहला हमला नहीं लगता, जिसमें ग्रे वुल्फ गोरिल्ला का मांस काट लेता है, इससे वह जानवर तुरंत गिर जाता है। जिनवू का डर बढ़ जाता है। हमारा लड़का बेवकूफ फेरी पर चिल्लाता है कि कुछ करे, लेकिन वह पहले ही अपना सबसे अच्छा कर रही है। गोरिल्ला ये बफ फिर से पकड़ता है और इसका इस्तेमाल करता है एक पंच मारने के लिए सीधा वुल्फ के गले पर, जिससे वह कई फीट दूर गिर जाता है। आखिरी बार विंड फेरी अपनी एनर्जी खर्च करती है गोरिल्ला की ताकत बढ़ाने के लिए। सच में माइकल जॉर्डन की तरह खेल दिखा रही है। गोरिल्ला को एक एहसास होता है और वह एक जोर का पंच मारता है, जिससे वुल्फ का पेट बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगले वह दर्जनों पंच मारना शुरू कर देता है, ये पक्का करने के लिए कि वह नीचे ही रहे। पंचिंग खत्म होती है और जिनवू और फेरी बहुत परेशान लगते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से गोरिल्ला बॉय ने खतरे को कामयाबी से मार दिया है। वह खुशी में गुर्राता भी है, सेलिब्रेट करते हुए। हमारे लड़के को पहले डंजन से बचने के बाद सुकून मिलता है और उसे 2 स्ट्रेंथ रून्स मिलते हैं। अगले सीन में हम शहर में पहुंचते हैं, जहां जिनवू की छोटी बहन आह जिन 2 लाख वन कमा रही है। पूरे 3 साल पहले उसने एक नया काम शुरू किया, एक रून फार्मिंग प्लेयर। दूसरे शब्दों में वह कम लेवल के डंजन्स में जाती है और रून्स बेचती है, एक व्यापारी की तरह उन प्लेयर्स को जिन्हें उनकी जरूरत होती है। उसे यह काम करना पड़ा जब जिनवू के गायब होने के बाद उसके परिवार पर मुश्किल वक्त आया। यह इस वक्त रिवर्स सोलो लेवलिंग जैसा है, लेकिन खुशकिस्मती से लड़की को एक सी क्लास समन मिल गया, जिसका ड्रॉप रेट 1% था। शैडो एल्फ की वजह से वह रून फार्मिंग से आराम से और सुरक्षित तरीके से पैसे कमा सकती है। अजिन अपना फोन देखती है और देखती है कि उसका भाई अचानक कॉल कर रहा है। वह पूछती है कि क्या वह डिस्चार्ज हो गया है, जबकि वह सीधा उसके मुंह पर बोलता है कि वह एक रून बेचने वाली है। ये बात उसे गुस्सा दिलाती है, क्योंकि यह उसके काम को कम करता है और वह उसे हुक्म देती है कि उसे फार्मिंग प्लेयर कहे। हमारा लड़का अपनी छोटी बहन के नियम मानने का फैसला करता है और सिंथेसिस सेंटर की जगह के बारे में पूछता है। अजिन बताती है कि वह प्लेयर जोन में है, जैसा कि उम्मीद थी। अब क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल्स असली दुनिया में बन गया था, लोगों को गेम से जुड़े खास काम करने पड़े। इस तरह प्लेयर जोन बना। उसी जगह पर सिंथेसिस और एनहांसमेंट सेंटर्स भी हैं। सब कुछ टावर के पास है, प्लेयर की सुविधा के लिए। अगले सीन में हम अजिन को देखते हैं अपने भाई के सामने एक टेबल पर। वह बताती है कि असली दुनिया के जैमसुल और हेयंडे टावर असल में टावर्स ऑफ ट्रायल्स बन गए हैं। अभी तक कोरिया में सिर्फ वह 2 ही हैं, लेकिन जो प्लेयर जोन वह ढूंढ रहा है वह भी उनके आसपास ही है। इससे जिनवू समझ जाता है कि टावर के पास प्लेयर की सुविधाओं का होना अच्छा है। लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसकी छोटी बहन यह जानने के लिए उत्सुक है कि उसे कौन सा रैंक मिला है। बात को सीधा रखते हुए वह उसे बताता है कि उसे ई और एफ समन मिले हैं, जो उसे खुश करता है, क्योंकि ई रैंक्स का भी 5% रेट होता है। हमारा लड़का आम रहता है, उसे यह बताए बिना कि उसने असल में रैंकिंग में लॉटरी जीती है। फिर भी उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि वह सिस्टम में जल्दी ढलना चाहता है। बदले में वह उसे पॉकेट मनी देने का वादा करता है, इस बात के बावजूद कि अजिन मानती है कि वह उससे कहीं ज्यादा कमाती है। उसे छेड़ते हुए हमारा लड़का अजिन को याद दिलाता है कि वह हमेशा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन सकता है किस्मत के पलटने पर। अजिन अपने भाई के ऐसे सपनों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उसकी नजर में रेचल या जेनोस जैसे लोग भगवान जैसे हैं, जिन तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता, एक अलग दुनिया के जीनियस हैं। लेकिन हमारा लड़का इसे मजाक में एक चैलेंज की तरह लेता है, अपनी बहन से पूछने से पहले कि उसे बस रास्ता दिखा दे, ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि वह जोन कैसा दिखता है। जोन की तरफ जाते हुए अजिन को पता चलता है कि उसने एक विंड फेरी समन निकाला है, लेकिन यह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में उसने सुना नहीं है। लड़की चाहती है कि वह उसे दिखाए, लेकिन भाई उसके मुंह पर मना कर देता है, जिससे वह बुरा मान जाती है, क्योंकि वह भाई बहन है। जिनवू उसे बोलता है कि पहले वह अपना समन दिखाए, और अजिन खुशी से उसे कास्ट करती है, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे देखकर हैरान नहीं होगा। सच कहूं तो उसे यह जानने में दिलचस्पी है कि कौन सा समन उसे इतना कॉन्फिडेंट बना सकता है। जवाब है एक सी रैंक शैडो एल्फ, जो टीन टाइटंस की रेवन जैसा दिखता है। भाई का चेहरा तुरंत पत्थर जैसा हो जाता है। ये कोई खास समन भी नहीं है। अजिन गुस्से में है कि उसका भाई उसे ऐसे जज कर रहा है। वह सोचती है कि ऐसे समन्स प्लेयर्स में नोबल्स जैसे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा लड़का सोचता है कि यह सब बकवास है, क्योंकि उसकी नजर में सी रैंक तो बस बेकार है। यह वह है जिन्हें वह किसी डंजन में भी नहीं ले जाएगा। जिनवू ने एल्फ को नम्रता से नमस्ते किया, पूछते हुए कि क्या वह कोरियन बोल सकता है या हेलो कह सकता है। लेकिन मॉन्स्टर और अजिन दोनों उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। बहन अपने भाई का ये पागलपन देखकर बहुत कंफ्यूज है, लेकिन जिनवू असल में ये टेस्ट कर रहा है कि क्या सब मॉन्स्टर्स बोल सकते हैं या नहीं।
और लगता है कि ये वाला नहीं बोल सकता। अजिन भी बताती है कि समन्स को बोलना नहीं चाहिए, उसे एक और सच्चाई दिखाते हुए, क्योंकि रोम्बा की रोने वाली छोटी फेरी ने बहुत बातें करना सीखा है। खैर, लड़का कंफ्यूज है जबकि वह परेशान है कि जिन्वू सोचता है कि समन्स बोल सकते हैं। एक तरह से अजिन सही है, जिन्वू ने बस ये गलत सोच लिया था कि सब समन्स बोल सकते हैं। अब उसकी बारी है, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है और अपना सम्मन दिखाने से मना कर देता है। अजिन बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ जैसे टेक सपोर्ट स्कैमर्स करते हैं। लेकिन जिन्वू अभी कोई ध्यान नहीं चाहता, खासकर जब रामबा बात कर रही हो। वह उसे कमीना कहती है और उसके पीछे भागती है। बाद में हमारा लड़का प्लेयर जोन में पहुंचता है। ये बिल्कुल अलग साइबर दुनिया है। जामजल की दुनिया टावर्स के आने के बाद से बहुत अलग दिखती है क्योंकि कंपनीज ने पूरी जगह को तोड़ दिया है। जवाब सिंपल है, कोई भी तबाही वाले टावर के पास अम्यूजमेंट पार्क नहीं चाहेगा। उसी समय जिन्वू सोचता है कि यह आइडिया बहुत कूल और रोमांचक है। अजिन अपने बेवकूफ भाई को याद दिलाती है कि डंजन्स इस जगह को खतरनाक बनाते हैं, इसलिए कोई यहाँ मजा करने नहीं आएगा, जबकि यह सच है कि वह डरावने हैं। जिन्वू अंदर ही अंदर सोचता है कि यह जरूर एक मजेदार अनुभव है उसके लिए, असलियत में वह चीजें देखना जो उसने सिर्फ गेम में देखी थी। यह उसे सच में उत्तेजित करता है और वह जल्दी से एक्सचेंज जोन ढूंढ लेता है जहां प्लेयर्स स्क्रोल्स और रून्स जैसी चीजें ट्रेड कर सकते हैं। यह उसे गेम में अपने समय की बहुत सारी यादें देता है क्योंकि वह अपने बहुत अमीर दोस्त बेटियन के साथ चीजें खरीदता था। अजिन उसे यह भी बताती है कि जब भी उसे बेसिक से ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो वह इन्फॉर्मेशन डेस्क पर जा सकता है। वह बताती है कि जिन्वू एक बिगिनर है, इसलिए प्लेयर एचक्यू के आसपास एकेडमी रन करना सबसे अच्छा है। जिन्वू उसे यकीन दिलाता है कि वह ठीक है क्योंकि अंदर ही अंदर उसके पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए। उसे बस इस जोन में रहते हुए खुद से आगे बढ़ने की परवाह है। लेकिन अजिन अभी भी अपने भाई के लिए चिंतित है। वह बस उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि वह थोड़ी देर और यहाँ रुकेगा, घर वापस आने से पहले। छोटी बहन उसके हाल के बर्ताव से हैरान है जब से वह डिस्चार्ज हुआ है, जैसे उसके शरीर पर किसी का कब्जा हो गया हो। उसी समय वह सोचती है कि उसका भाई बस अपने तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे उस पर नजर रखनी होगी। वह एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अगले सीन में जिन्वू एक ऐसी जगह पर है जहां उसे लगता है कि कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। तुरंत वह रामबा को बुलाता है और विंड फेरी उत्साह से उसे जोर से नमस्ते करती है। वह उसका जोर से बोलना बंद कराता है, उसे चुप रहने को कहता है। फेरी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, जबकि वह उसे एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देता है कि बाहर की दुनिया में कभी अपना मुंह न खोले। जिन्वू सोचता है कि वह लोगों को उनकी बातें नोटिस नहीं करने दे सकता, इसलिए अब से वह सिर्फ डंजन्स में ही बोल सकती है। ये सब ठीक होने के बाद हमारा लड़का अपने अगले गोल के बारे में सोचता है, जो है कुछ पैसे जमा करना ताकि वह डंजन्स रेड कर सके। अपना बैलेंस चेक करते हुए जिन्वू देखता है कि वह बिल्कुल कंगाल है, जैसे असली जिंदगी में एक एवरेज गेमर होता है। जिन्वू इस कड़वी सच्चाई को मान लेता है। ये सच में उसके पास जितने पैसे हैं बस 12,001, और उसे पार्ट टाइम जॉब्स फिर से करना बहुत बुरा लगता है। आमतौर पर लोग उसे अपने माँ बाप से पूछने को कहते, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनत करती है। 3 अलग अलग जॉब्स करती है बस घर चलाने के लिए। उनसे पैसे मांगना उनकी मेहनत को कुचलने जैसा लगता है, उसे एक जानवर जैसा बनाता है। वह इस सिचुएशन के लिए बेकार महसूस करता है और शुरू से सब कुछ शुरू करने की सच्चाई को मान लेता है। देखो, जिनुगोद एक प्लेयर के रूप में दूसरों के लिए इसलिए पहुंच से बाहर था क्योंकि उसने गेम पर कोई असली पैसा खर्च नहीं किया था। दूसरे शब्दों में वह पूरी तरह से फ्री में खेलता था और एक पैसा भी नहीं लगाया, और फिर भी गेम में नंबर 1 बन गया। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि यह सिर्फ मैनहुआ की कहानी में हो सकता है। खैर, इस तरह का नजरिया उसे फिर से 0 से ऊपर उठने की थोड़ी उम्मीद देता है। लेकिन फिर उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं जब वह 5 लाख पॉइंट का ट्रांसफर देखता है। वह जल्दी से पैसे का सोर्स चेक करता है, सोचता है कि उसे इतने पैसे कैसे मिल रहे हैं। ये असल में जिन्वू की प्यारी माँ है जो उसे सही पॉकेट मनी भेजना चाहती थी, यह जानते हुए कि वह खुद कभी नहीं मांगेगा। बस ये छोटा सा काम ही उसे शर्मिंदा कर देता है। याद रखो दोस्तों, ये वही माँ है जिसने उसे पूरे 3 साल तक संभाला जब वह गायब था, इतनी मुश्किलें झेलते हुए। सबसे महान माँ होने की बात करो, इस वीडियो को लाइक करो उनको इज्जत देने के लिए। जिन्वू अपने आंसू पोंछता है, उस फरिश्ते का शुक्रिया करता है जो वह है, और नए कॉन्फिडेंस के साथ कसम खाता है कि वह कुछ भी हो जाए सफल होगा, बस इसलिए ताकि वह अपने परिवार को गर्व महसूस करा सके। 3 साल ने उसे पीछे कर दिया होगा, लेकिन वह हर सेकंड को आगे बढ़ने के लिए, सबसे अच्छा बनने के लिए प्रायोरिटी देने को तैयार है। डंजन रेड्स के लिए अपने पास हर रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए। और इस तरह जिन्वू 3 और स्क्रोल्स खरीद लेता है। पहला गोल है एक टीम बनाना। हमारा लड़का एक स्लाइम मास मॉन्स्टर पाता है, फिर एक हॉर्न्ड बटरफ्लाई, दोनों F रैंक के हैं। लेकिन उसकी किस्मत तीसरे पुल पर अच्छी चलती है जब उसे E रैंक का पॉइजन लिजर्ड मिलता है। ये अपने आप में लकी है। जिन्वू मानता है कि उसने अब तक 5 कोशिशों में 2 बार मुश्किल को हराया है। पॉइजन लिजर्ड की एबिलिटीज भी अच्छी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसे स्लाइम मास बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे अभी के लिए जबरदस्ती इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब, मैं समझता हूँ, उस स्लज का चेहरा ऐसा है जो सिर्फ एक माँ ही पसंद कर सकती है। पोकेमॉन टीम बनने के बाद ऐश केचम अब डंजन्स रेड करना और उन्हें और आगे बढ़ाना चाहता है।
गेम का ग्रोथ सिस्टम फार्मिंग, हंटिंग और स्क्रोल्स खोलने पर निर्भर करता है। जिनवू उन एलिमेंट्स के लिए मेहनत करने में खुश था, क्योंकि अगर वह किसी तरह अपने सब एक्स रैंक समन्स इकट्ठा कर लेता है तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को खत्म कर पाएगा। उसका मेन प्लान बाकी बचे एक्स रैंक्स को हासिल करना और फिर से इकट्ठा करना। शुरुआती तैयारियां खत्म होने के बाद अब असली काम का समय है। जिनवू गूगल क्रोम पर एक डंजन की लोकेशन ढूंढता है। गेम में यह ज्यादा सिंपल था क्योंकि उसे बस एक जगह पर टैप करना होता था, लेकिन यह उसे सच में क्यूरियस करता है कि असली सिस्टम कैसा है। यह उसे सच में हैरान करता है, इस हद तक कि यह आदमी खुद को और दूसरों को भी चौंकाता है। ये इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी जाना है कि सिर्फ एक समन होना डंजन में एंटर करने के लिए काफी नहीं है। गेट्स आमतौर पर पूरे देश में कहीं भी दिखाई देते हैं। उनकी मुश्किल एनर्जी एमिशन से रैंक की जाती है, लेकिन डंजन कितना भी आसान क्यों न हो, लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है अगर वह ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा लड़का उदास है क्योंकि उसकी किस्मत दुनिया में सबसे खराब है। ये बात कि वह इस कानून के बनने के बाद जागा उसे तोड़ देती है। उसकी छोटी मिजेट फेरी उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी है क्योंकि वह उसे सपोर्ट करती है। अब ज्यादा खुश। जिनवू उसके सर पर हाथ फेरता है। अचानक अपनी बहन से कॉल आने से पहले आजहन पूछती है कि वह डिनर के लिए घर कब वापस आएगा, लेकिन हमारा लड़का यकीन दिलाता है कि वह खुद खा लेगा। वह अपनी बेवकूफ बहन से प्लेयर रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है, जो वह आराम से बताना भूल गई थी। जिनवू जानता है कि इस लड़की ने यह बताने से मना कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह नियम हाल ही का है। लोग डंजन्स में मरते जा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी पड़ी और सच में इतनी सारी मौतें हुई कि हालात बिगड़ गए। इसलिए हर गेट के आसपास सही स्टाफ एजेंट्स घूमते रहते हैं नए इश्यूज को वेरीफाई करने के लिए। जिनवू को अब समझ आता है कि यह प्रोसेस कितना मुश्किल और धीमा है, लेकिन यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह प्लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। आखिर अगर हर एक इंसान दौलत पाने की लालच में प्लेयर बन जाता है तो सोशल सिस्टम टूट जाएगा। उसके अलावा रैंकिंग्स नाम की भी कोई चीज है, लगता है सिस्टम रैंकिंग में थोड़ा प्लेयर्स का लोकल और इंटरनेशनल रैंकिंग्स के हिसाब से, और कोरिया इतना खराब है कि वह ग्लोबल रैंकिंग्स में भी नहीं आता। आजहन दुखी है क्योंकि अगर जिन्नूगुड यहाँ होता तो वह लोग ऊपर होते, ये जाने बिना कि वह उसका अपना भाई ही है जो लेजेंडरी प्लेयर है। कॉल खत्म होती है और हमारा लड़का जाने का फैसला करता है दिन भर आराम करने के लिए।